हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 56 तक कंप्लीट किया था। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 से, और उस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं जो सीटेट का सबसे लाडला क्वेश्चन है, सबसे प्यारा क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 से। कह रहा है निम्न आंकड़ों के लिए परिसर, बहुलक तथा माध्यक का माध्य क्या है। सबसे पहले हमें परिसर का मान निकालना है, बहुलक का मान निकालना है, माध्यक का मान निकालना है। और डेटा क्या है भैया, 5, 10, 3, 6, 4, 8 ये सब डेटा है। तो डेटा को हमेशा या तो अवरोही या तो आरोही क्रम में लिख लीजिएगा। तो हम आरोही में लिख दे रहे हैं। जैसे सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 2 है, उसको लिख लें। उसके बाद ये हो गया भैया 3, 2 बार 3 है, उसको लिखना है। उसके बाद 4 देखो है 1, 2 और कहीं है, हाँ एक बार, इसका मतलब 3 बार 4 है, 1, 2, 3। 5 एक बार है और कहीं नहीं है, 6 एक बार है, फिर 8, 9, 9 2 बार है। 5, 6, 8, 9, 9, 5, 6, 8, 9, 9 और क्या बचा है अभी, 10, 11, 15, 19 यही बच रहा है। 10, 11, 15, 19। चलो यहां लिख देते हैं 10, 11, 15, 19। सबसे पहले लिखने के बाद देख लीजिएगा जितने लोग यहां हैं उतने लोग यहां आने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 लोग हैं। 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 3, 15। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, परिसर। परिसर का मतलब होता है रेंज। रेंज का मतलब अधिकतम माइनस न्यूनतम, अधिकतम माइनस न्यूनतम। सबसे बड़ी संख्या कितनी है, वो है 19, माइनस न्यूनतम कितनी है 2, इसका मतलब इसका उत्तर आ गया 17। उसके बाद बहुलक निकालना है। बहुलक का मतलब होता है मोड। मोड इसका मतलब ये होता है कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है वही आंसर हो गया। सबसे ज्यादा बार कौन है, 4 है, तो हमारा आंसर है 4। और तथा माध्यक, माध्यक यानी मीडियन। क्या होता है मीडियन, मीडियन का मतलब होता है बीच वाला नंबर। आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, जो बीच में है वही आंसर। तो सर जी 15 लोग हैं, 7 इधर जाएं 7 उधर जाएं, 14 हो गया, बीच में 15, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 इधर चले गए 7 इधर चले जाए, तो बीच में 6। यह है परिसर का आंसर, यह है बहुलक का आंसर, यह है माध्यक का आंसर। इन सब का क्या निकालना है, माध्य। और माध्य बराबर क्या होता है, सभी पदों का योगफल, इसका इसका और इसका योगफल 17, 4, 6 बटे में पदों की संख्या, कितने लोग हैं, 1, 2, 3, 17, 4, 21, 6, 27 बटे में 3, यानी उत्तर आ गया 9। कौन सा, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। लिखा हुआ है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पहले लिखें, तो किसी भी अंकों की, चाहे 2 अंकों की, चाहे 3 अंकों की, चाहे 4 अंकों की, चाहे जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अगर पूछे तो हमेशा 9 9 9 लिखा जाता है ना। तो हमें 6 अंकों की चाहिए तो 9 जो है वो 6 बार लिख दीजिए। 5 अंकों की होती तो 5 बार लिख देते। संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, विभिन्न अभाज्य इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हमारे पास है 12, इसका गुणनखंड करें, 2 छक 12, 2 तिहाई 6। देखो इसका गुणनखंड आया है 2 गुणे 2 गुणे 3, लेकिन वो बोला है विभिन्न, यानी अलग अलग, जो अलग अलग गुणनखंड है उन्हीं को बताओ। जैसे देखो यहां पर 2 आया है और 3 आया है, तो एक ये है एक ये है, बस 2 लोग हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो 2 2 बार है उसको नहीं, अलग अलग बताओ। जैसे यहां 2 एक बार आया है, यहां 3 एक बार आया है, तो उसी को देख लो कि 2 और 3 2 लोग आए हैं, 2 आया है 3 आया है। जैसे यही क्वेश्चन होता, सपोज कर लो कितना होता है भैया, जैसे 300, 2 से काट दो 150, 2 से काट दो 75, 3 से
25 5 से, तो गुणनखंड कितना आया? आया तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 इतना आया। लेकिन विभिन्न गुणनखंड यानी अलग अलग कौन कौन आए हैं? तो देखो इसमें 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, मतलब एक संख्या 2 आई है, एक संख्या 3 आई है, एक संख्या 5 आई है, तो 1 2 3 3 विभिन्न गुणनखंड है। तो ऐसे बताना है। तो अब इसका गुणनखंड करते हैं, 3 से कट जाएगा तो बहुत आसान है ना। चलो फिर 3 से, फिर 3 से कट जाएगा। अब ये कितना आ रहा है? 3 त्रिका 9, 2 3 7 21, पाड़ा नहीं जाएगा। फिर 3 त्रिका 9, 3 7 21। अब चाहो तो डायरेक्ट 37 से काट दो, या फिर 7 से भी कट रहा है ये। 7 5 35 हासिल 2 20 हो गया, 7 दूनी 14 6 7 9 63 7 एकम 7। अब क्या 9 1 10 9 5 14, नहीं भैया 2 1 3 9, हाँ 11 से कट रहा है ये। 11 चौक 44, 8 हासिल 89, 11 8 88, 1 हासिल। अब यहां से कितना आ जाएगा भैया? एक बार। अब ये किससे कटेगा? 11 से 8 4 12 1 13, 13 नहीं कट रहा है, 13 से देखते हैं, कोशिश करते हैं। 13 3 39 9, 13 7 91, बहुत अच्छी बात है। देखो अब नहीं कटेगा, 37 एक अभाज्य संख्या इसलिए नहीं कटेगी। यहां पर कितनी अलग अलग संख्याएं दिखाई दे रही हैं, वही संख्या आपका आंसर है। देखो एक संख्या ये अलग दिखाई दे रही है, एक संख्या ये अलग दिखाई दे रही है, एक संख्या ये अलग है, एक संख्या ये अलग है, एक संख्या ये अलग है। मतलब इसमें 3 आया है, 7 आया है, 11 आया है, 13 आया है, 37 आया है। तो कुल कितनी संख्याएं आई हैं? 1 2 3 4 5 अलग अलग संख्याएं देखना है। 5 अलग अलग संख्याएं आई हैं, इसलिए विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हुई 5। इस तरीके से करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। यदि 8 अंकीय संख्या 88 से विभाज्य है तो x माइनस वाई का मान है। हमारे पास जो संख्या है 179, उसके बाद बीच में x है और 091y, ये कितने से विभाज्य है? कितने से कट जा रही भैया? 88 से। तो 88 के दो ऐसे गुणनखंड बताओ जो सहअभाज्य हैं, यानी वो दोनों किसी भी एक संख्या से ना कटे। तो 11 8 88 है ना। तो बताया गया था कि ये वाली संख्या 88 से कट रही है, इसका मतलब 100% 8 से भी कटी होगी, 11 से भी कटी होगी। तो अब हम चेक कर लेते हैं। पहले 8 से वो संख्या कटती है जिसके लास्ट का 3 अंक 8 से कट जाता है। लास्ट के 3 अंक पे 9 1 y है, तो 8 से भाग देते हैं। 8 का पहाड़ा 9 में एक बार गया, 8 एकम 8, 1 हासिल आया, 11 हुआ। 8 एकम 8, 3 हासिल आया, 3 बचा है और उसके साथ में y। अब y के प्लेस पर क्या पटक दिया जाए कि बनने वाली जो संख्या है वो 8 से कट जाए। जैसे यहां 0 तो 30 हो जाएगा, 8 का पहाड़ा 30 में पूरा पूरा नहीं काट पाएगा, इसका मतलब 8 से नहीं कटेगी। 1 रखिए नहीं कटेगा, 2 रखेंगे, जब y का मान 2 रखा जाएगा तो ये हो जाएगा 32, 8 चौक 32, इसका मतलब y की जगह पर 2 होना चाहिए। अब हमारी जो संख्या है 091 और यहां पर 2, ये संख्या 11 से भी कट रही है, ये संख्या 11 से भी कट रही है। तो 11 से चेकिंग कैसे करते हैं? अल्टरनेट नंबर का ऐड, है ना, एक छोड़ो एक जोड़ो, बस इसके बाद तो है ही नहीं, और जो बच गया उसको भी जोड़ना है। देखो भैया हमें दोनों यानी ऊपर वाला और नीचे वाला जोड़ने के बाद अंतर निकालते हैं, जो बड़ा होता है उसको पहले, जो छोटा होता है उसको बाद में। जैसे ऊपर वाला जोड़ते हैं, 1 9 10, 10 में 0 तो 10, 10 1 11, सही। नीचे वाला जोड़ो 7 और x, तो x तो अभी लिख देंगे 7 16 2 18, 18 प्लस x। आपको दिखाई दे रहा है ये बड़ा है और ये छोटा है, इसका मतलब इसका अंतर निकालते हैं, घटाते हैं। तो इसका आंसर या तो 0 आना चाहिए, या तो 11, या तो 22, 11 के पहाड़ा वाला कोई नंबर आना चाहिए। घटाते हैं तो 18 प्लस x माइनस 11, 18 में से 11 निकल गया तो 7 प्लस x। अब 7 में कितना जोड़ दिया जाए? 7 में कितना जोड़ दिया जाए कि या तो 0 आए, या तो 11, या तो 22, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन x के प्लेस पर क्या हो सकता है भैया? 0 1 2 3, कहां तक? क्योंकि ये एक अंक है तो अंक 0 से लेकर 9 तक ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो अगर 7 प्लस 0 करते हैं तो 7 होगा, इसमें से कोई नहीं आया,
1 रखते हैं तो 8, 2 रखते हैं तो 9, ऐसे जब यहां पर 4 रखा जाएगा x के प्लेस पर 4 तो ये हो जाएगा 11। देखो इसमें से आ गया ना, इसका मतलब x की जगह पर क्या होना चाहिए 4, y की जगह पर 2 और x की जगह पर 4। अब हमसे पूछा x माइनस वाई का मान, तो x माइनस वाई इट मीन्स 4 माइनस 2। अरे x का मान 4 है, y का मान 2 है, तो भैया जी दोनों को घटा लो, उत्तर कितना आया 2, यानी सेकंड वाला ऑप्शन सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। लिखा हुआ है मान लीजिए a बराबर इतना है, b बराबर इतना है और c बराबर इतना है, तीन भिन्न है, निम्न में से कौन सा सत्य है। यानी हमें आरोही अवरोही में चेक करना है कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तीन भिन्न कौन कौन सी है भैया, 11/13 है, 13/14 है, 15/17 है। सबसे आसान तरीका डिफरेंस मेथड है, डिफरेंस चेक करिए, नहीं तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 11 और 13 इसका अंतर जो है वो 2 का है, 13 और 14 अंतर 1 का है, 15-17 अंतर 2 का है। 2 1 2 2 1 2। एक तरीका ये है कि आप एलसीएम ले लो, एक तरीका ये है लाओ 2 से गुणा कर दें इसमें तो बराबर हो जाएगा। जाने दो, कौन सी दिक्कत है ना भैया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 1 2 2 1 2 अंतर को देख रहे हैं, 2 1 2 इसका एलसीएम 2 आएगा, नीचे से भाग जितना आता है ऊपर वाले में गुणा, एक बार गया 1 का 11 में तो 11 आया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ 1 का पहाड़ा 2 में 2 बार, 13 में गुणा तो 26, 2 का पहाड़ा 2 में 1 बार तो 1 का 15 में। अब देख लो इसमें तो छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा ऐसे बताया गया है, तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन है 11, उसके बाद किसका नंबर लगेगा इसका, फिर उसके बाद इसका, यानी सबसे छोटा ये है तो इसके ऊपर कौन सी है 11/13, ये सबसे छोटी है। उससे बड़ी 15 वाली यानी 15/17 वाली, और उसके बाद जो बच गया 13/14। कौन सा ऑप्शन सही है देख लीजिए, 11 15 13, 11 15 13 यानी थर्ड वाला ऑप्शन सही है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान एकदम हलवा क्वेश्चन है भैया, बस फार्मूला बेस्ड है। कह रहा है किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 176 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर है, यानी लंबाई का मान 176 है, चौड़ाई का मान 56 सेंटीमीटर है, एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के, तो हम लिख देते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल, ये दोनों आपस में बराबर हैं। आगे बोला है वृत्त की परिधि क्या है, वृत्त की परिधि, और परिधि का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr। इसका मान आपसे पूछा गया है, तो 2 तो पता ही है, पाई 22/7 है, लेकिन मेन काम है यहां से r, जब तक r नहीं तब तक परिधि नहीं, ठीक है, तो r निकालना है यहां से। आयत का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई बराबर वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, ठीक, ये है फार्मूला। लंबाई का मान 176 है, गुणे चौड़ाई का मान है 56, पाई का मान है 22/7, r स्क्वायर, 7 को ऊपर कर दो 22 को नीचे कर दो, तो 176 गुणे 56 गुणे 7 बटे में 22 बराबर में r स्क्वायर। देखो 11 से कट रहा होगा कुछ, हाँ ये 11 से कट रहा है, 11 एकम 11 6 हासिल, 11 6 66, 11 दूनी 22, सही है। ये फिर कट रहा है, चलो भैया किसको काट दें, चाहे जिसको काटो, चलो इसको काट दे रहे हैं। अब देखो हमारे पास है 16 गुणे में 28 गुणे में 7, ये r स्क्वायर का मान है। यहां से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट बनेगा, इस पर रूट बनेगा, स्क्वायर रूट वर्गमूल बनेगा। आप चाहो तो गुणा कर लो, लेकिन गुणा करने से नंबर बड़ा हो जाएगा, फिर उसको गुणनखंड करेंगे तो भैया जी फिर छोटा करना है, इससे अच्छा है रहने दो यही, इस पे रूट लगाओ। 16 गुणे 28 गुणे 7 बराबर में r, सही है। 16 इसमें से 4 बाहर आ गया, अरे 16 में से 4 बाहर आ गया, बचा कितना सर जी, बचा है 28। 28 को हम ऐसा लिख सकते हैं 4 गुणे 7 और गुणे में 7 पहले से है, ये 7 का पेयर बन गया है, इस वजह से बाहर, 4 में से 2 बाहर, तो भैया जी 4 पहले से बाहर है, 2 यहां से बाहर, 7 यहां से बाहर, यही r का मान है, यानी r बराबर 7 दूनी 14 चौका 56।
कुछ लोगों को हो सकता है दिक्कत हुई हो, कुछ लोगों को हो सकता है दिक्कत हुई हो। तो भैया जी 16 गुणे 28 आप कर लीजिएगा, जितना आएगा 7 से गुणा कर लीजिएगा। और अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे करिएगा, देखो 16 है 28 है 7 है, 16 है 28 है 7 है, 16 का गुणनखंड करिएगा, लो भैया इतना आएगा। 28 का करेंगे इतना आएगा, 7 का करेंगे वो तो उतना ही रहेगा। अब सारी चीजें उठा के इसके अंदर डाल दो, r बराबर रूट के अंदर देखो हम रख रहे हैं 16 को हम कितना लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, सही है। 28 को हम कितना लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 7, और 7 को कितना लिखेंगे वो तो 7 है ही है। अब पेयर बना लो भैया, जो चीज 2 बार है वो बाहर निकाल दो, देखो ये बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर और ये भी बाहर, सही है। इतने लोग बाहर आ गए, अब कोई अंदर नहीं रह गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सते 56 है ना भैया। तो r का मान कितना हो गया 56, चाहे ऐसे निकालो चाहे वैसे निकालो सब सही है। अब r का मान आ गया, यही तो हम ढूंढ रहे थे, 2 गुणे पाई का मान 22/7, r का मान 56, 7 एकम 7, 7 अठे 56, तो यहां से 2 गुणे 22 गुणे 8 इतना बचा हुआ है भैया। कैसे गुणा करें, 22 दूना 44, 44 अठे कितना होता है, अरे चलो जाने दो ऐसे ही डायरेक्ट, 8 चौक 32 हासिल 3, 8 चौक 32 3 35 यानी 352। कहाँ है भैया 352, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, 2-3 लाइन में हो सकता है लेकिन समझाना बहुत मुश्किल है। देखते हैं भैया, विमाओं 40 36 x वाले एक ठोस घनाभ के पृष्ठ को 20 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत 1032 रुपए है, x का मान क्या है। देखो हमारे पास एक घनाभ है, जैसे मान लो कि कोई बॉक्स वॉक्स है उसको पेंट कराना है, तो भैया जी कोई बॉक्स जो होता है वो घनाभ के आकार का होता है, तो उसमें 4 दीवार भी होती है, ऊपर और नीचे भी होता है। इसका मतलब टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। ऐसा नहीं कि ऊपर और नीचे छोड़ दो, क्यों छोड़ोगे भैया, जब वो बॉक्स है तो पूरा पेंट करवाओ ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर जी हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई है ना, LB प्लस BH प्लस HL। L का मतलब लंबाई यानी लेंथ, ब्रेथ चौड़ाई, हाइट यानी ऊंचाई। चलो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकालने पहले, तब तो पता चले कुछ। 2 गुणे लंबाई का मान कितना है 40, चौड़ाई है 36 प्लस चौड़ाई है 36, यहां पर x, फिर x 40। बहुत अच्छी बात है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। यहां 0 आ जाएगा, 4 का गुणा 6 में 2, और यहां से 4 3 12 2 14। देखो ये 36x है और ये 40x है, दिखाई दे रहा है ना। तो 40x और 36x कुल मिलाकर के कितना x हो गया 76x। चाहो तो 2 से गुणा कर लो या रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल निकालें तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब कह रहा है सर जी 20 रुपए प्रति 100 मीटर, सॉरी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत कितनी आई है। पहले ये चीज समझो, ये क्या लिखा हुआ है 20 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या होता है। देखो अगर आपके पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है तो आपको देना पड़ेगा 20 रुपए। और कोई कह रहा है सर जी अगर हमारे पास 200 है तब, तो ये इसका डबल हो गया, तो आप भी डबल कर दो 40 रुपए, सही है। अगर कोई कह रहा है सर जी हमारा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया तब, तो 60 रुपए आपको देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। अगर ये चीज आपको समझ में आ रहा है तो एक फार्मूले की तरीके से इसको ट्रीट किया जा सकता है। देखो आपने कहा कि सर जी अगर हमारा 300 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो आपका 60 रुपए आ रहा है, तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, लाओ इसको पहले 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से भाग दे दें और उसके बाद जितना आता है 20 के रेट लगा देते हैं। देखो ये कट गया, 3 दूना 6 यानी 60। तो अब से याद रखना है चाहे जितना सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा
उसमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से भाग दे देंगे, क्योंकि प्रति 100 लिखा है ना, प्रति का मतलब अपॉन, बस वही होता है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इससे भाग देंगे और जितना रेट है उससे गुणा कर देंगे। कल के कोई आपसे पूछे कि सर जी अगर हमारे पास 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तब इसका रेट कितना, पहले आप इससे भाग दे दो, उसके बाद 20 से गुणा कर दो, लो भैया इसका इसमें गुणा कर दो तो 200 रुपया हो जाएगा। सही है। अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे पास सिर्फ 800 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पहले 100 से भाग दे दो, उसके बाद 20 से गुणा कर दो, लो 2 जीरो कट गया, यहां से आ गया 160। आई होप अब आप निकाल सकते हैं। अब देखो हमारे पास इतना है भैया, हमारे पास इतना है, तो कुल खर्चा कितना आएगा, बहुत ही आसान है, अभी तो आप सीखे हैं। कुल खर्च देखो इतना है 1440 प्लस 76x, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, प्रति कितना है 100, इससे भाग देना है और गुणा कितना करना है 20 से, बस हो गया। इतना खर्चा आएगा, इतना खर्चा। और क्वेश्चन ने खुद ही कहा है कि सर जी क्वेश्चन में खर्चा 1032, यानी कुल खर्च 1032। सही है, कुल खर्च दिया गया है और जो कि इतने के बराबर है। अब हम थोड़ा सा एक स्टेप ली करके उसके बाद सॉल्व कर दे रहे हैं। लो भैया यही आपका मेन इक्वेशन, अगर हम चाहते तो इस पहली वाली लाइन में ही लिख दिए होते, बहुत ही आसान है। अब क्या, अब तो काम खत्म है। सर जी 1 0 शहीद कर दो, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, आपको पता है ये 5 इसके साथ जाएगा, 2 इसके नीचे आएगा, यानी 1032 गुणे में 5 बटे में 2, अरे ये 2 नीचे आएगा ना, यहां बचेगा 1440 प्लस 76x, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10 और यहां से 516 आ गया। सही है भैया, 2 पंजे 10, हाँ सही है। अब 5 से गुणा कर दो, 5 6 30 हासिल 3, 5 एकम 5 3 8, तुम और छोटे हो जाओ, 5 पचे 25, 25 80 आ गया, 1440 आया है, प्लस में 76x आया है, इसको इधर कर दो तो 25 80 माइनस 1440 बराबर में है 76x। इन दोनों को घटाना है तो 0, यहां से 4, यहां से 1, यहां से 1, 1140 आ गया है, ये 76x का मान है। तो हमें तो x का मान निकालना है, 76 नीचे कर दें तो कहां लिख दें, x बराबर 1140 बटे में 76, किससे काट दें भैया, 2 से तो कट ही रहा है, 2 तिहाई 6, 2 अठे 16, सही है, 2 पंजे 10, 2 सते 14, 19 से काट दो, 19 से, 19 दूना 38, 19 तिया 57, सही है, 2 1 कम 2 और यहां से 15, यानी x का मान आया है 15। इस तरीके से करेंगे, जब कभी भी प्रति लागत दी रहे तो हमेशा जितना प्रति है उतने से भाग और जितना रेट है उतने से गुणा कर दो, आपका टोटल खर्च पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है PQRS एक चतुर्भुज है जिसमें, चलो एक चतुर्भुज बनाते हैं पहले ऐसे ही, ये कुछ भी ऐसे बन गया है भैया, और क्या, PQRS जिसमें PQ बराबर है PS के, PQ PS के बराबर है, यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, और RQ बराबर है RS, RQRS बराबर है RS। इस चतुर्भुज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बस इतनी जानकारी है। देखो ये एडजेसेंट साइड होती है, यानी संलग्न भुजाएं होती हैं, यहां पर संलग्न भुजाएं जो है वो बराबर हैं, ये इसके संलग्न है, ये बराबर है, तो ये ऐसे फिगर को हम लोग काइट बोलते हैं, पतंग बोलते हैं। पतंग का फिगर जैसे आपने ऐसा देखा है पतंग, ये वही फिगर है। सपोज कर लो यहां पर P है, यहां Q है, यहां R है, ये S है, ये PQ जो है वो PS के बराबर है और RQ RS के बराबर है, ये पतंग बन रहा है ना। अब इसके बारे में प्रॉपर्टी सुनो, नोट कर लो भैया। संलग्न भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर नहीं है, नहीं है, अगर रहेगी तो कुछ और हो जाएगी, ठीक है, नहीं है ये बराबर, ना ये इसके बराबर है, ठीक।
इसके दो विकर्ण होते हैं, डायगोनल होते हैं। एक विकर्ण ये होता है और एक विकर्ण ये होता है। एक विकर्ण छोटा रहेगा, एक विकर्ण बड़ा रहेगा, दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ठीक। लेकिन जहां ये काटते हैं वहां 90 अंश का कोण बनता है, यानी लंबवत होते हैं, एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, 90 अंश का कोण बनता है, ठीक। और जब ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो एक विकर्ण समद्विभाजित हो जाता है, यानी आधा इधर गया आधा इधर गया, लेकिन एक विकर्ण समद्विभाजित नहीं होता है। इधर कुछ और है, इधर देखो बहुत बड़ा सा है, ठीक है। इतनी प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कह रहा है इसके विकर्ण बराबर हैं, अभी हमने बता दी विकर्ण बराबर नहीं है भैया, इसका मतलब ये गलत है। इसके विकर्ण परस्पर लंब हैं, इसका मतलब एक दूसरे पर लंब है, ये तो हमने बताया ना 90 अंश का कोण है, यानी ये वाला सही है। इसके बारे में ये भी देख लो, प्रत्येक विकर्ण प्रत्येक शीर्ष पर कोण को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर जी प्रत्येक विकर्ण यानी हर विकर्ण, जैसे देखो ये वाला विकर्ण है, ये वाला विकर्ण, यहां जो शीर्ष पर कोण बन रहा है वो कह रहा है आधा कर दे रहा, हाँ सही है, आधा इधर गया आधा इधर गया, यहां पर आधा इधर गया आधा इधर गया, लेकिन ये वाला समद्विभाजित नहीं है, थोड़ा सा कम इधर है, इधर ज्यादा है, ठीक है। तो दोनों विकर्ण शीर्ष पर बने कोण को समद्विभाजित नहीं करते हैं, सिर्फ एक करता है, ये वाला नहीं करता है, इसलिए ये गलत है। ये बोला है प्रत्येक यानी दोनों, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें देखो इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, नहीं भैया अभी हमने बता दिया, एक जो छोटा वाला रहेगा वो समद्विभाजित हो जाएगा, लेकिन बड़का वाला जो रहेगा वो नहीं होगा। छोटा ऊपर बड़का नीचे ऐसा हो सकता है ना, देखो कम ज्यादा ऐसा हो सकता है, इसका मतलब ये भी गलत है, तो ये सही है। इसके बारे में जो प्रॉपर्टी बताई गई है वो याद कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें ADB का मान इतना है, तब इतने का मान कितना होगा। सबसे पहले समचतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस। रोम्बस के बारे में प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा है, हलवा, लेकिन प्रॉपर्टी हम आपको बता दे रहे हैं पहले, तब आपको क्वेश्चन करवाते हैं। जैसे सपोज कर लो ये ABCD इसका नेम है, ABCD है भी उसका नेम, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक। सम्मुख बने कोण समान होते हैं, यहां और यहां दोनों बराबर होंगे, यहां और यहां ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये इसके बराबर नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये वाला इसके बराबर नहीं होता है, लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके दो डायगोनल होते हैं, एक ये होता है एक ये होता है, दोनों एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, 90 अंश यानी दोनों एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। जैसे देखो BD छोटा है और AC बड़ा है, लेकिन ये भी और ये भी आधे आधे इधर चले जाते हैं, मतलब समद्विभाजित होते आते हैं, परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, आधा इधर गया आधा इधर गया, आधा इधर गया आधा इधर गया, ठीक। और कोई भी डायगोनल अगर आप खींचोगे, कोई भी डायगोनल, तो ये शीर्ष कोण को समद्विभाजित करता है, यानी आधा आधा करता है, आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा, ठीक, आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा। ऐसे अगर आप इसको खींचोगे ना तो ये भी आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा, आधा इधर आधा इधर, सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हम क्वेश्चन में आते हैं, ये हमारा फिगर है, चारों साइड पता नहीं बराबर होगी कि नहीं होगी हमसे, चलो ऐसे ही बना दिया ABCD। अब आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि ADB, इसका मतलब इसको इससे मिलाया गया है, इस कोण का मान है 25 अंश। बहुत अच्छी बात है, कौन सी दिक्कत है। कह रहा है कि तब 2 गुणे BAD माइनस कोण ABC, इसका मान कितना होगा। अच्छा BAD कहां है, BAD, अच्छा इस कोण का मान चाहिए ABC, पूरे कोण का मान चाहिए। बहुत ही आसान है, देखो आराम से, हमने कहा कि जितना इधर जाता है उतना इधर जाता है, इसका मतलब इधर भी 25 है, यही तो अभी अभी बताया, आधा इधर आधा इधर,
और ये भी बताया है कि सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये पूरा कोण कितना है भैया, अगर ये डायगोनल ना होता, विकर्ण ना होता, तो ये कोण कितने का है, 25 25 50 अंश का है ना, तो इधर भी कितना होता, 50 होता, और 25 इधर जाता, 25 इधर जाता। खुश हो जाओ, सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा सर जी ये तो बड़ा कोण है, कैसे 50 है। नहीं भैया, फिगर एक्चुअल में गलत बना है, फिगर एक्चुअल में ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऐसे थोड़ी ना होता है। हम पहले फिगर बनाएंगे, बाद में क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, पहले क्वेश्चन पढ़ करके फिगर के बारे में नहीं बता सकते हो आप, ठीक है। तो इसलिए फिगर ऐसे होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी 101% सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये कितना है 50, ये कितना है 50, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, हमने ये भी बताया कि जितना ये रहता है और जितना ये रहता है, उन दोनों का योगफल 180 होता है। अभी भी बताएं, ए और बी का योगफल 180, सी और डी का योगफल 180, बी और सी का योगफल 180, सबका योगफल 180। तो सर जी अगर ये 50 लेके चला गया है तो इसको मिलेगा 130 अंश। खुश हो जाओ, अगर ये 130 है तो ये भी 130 है, तो सब तो पता चल गया। अब आपको क्या चाहिए, 2 गुणे BAD कितना है भैया 130 माइनस ABC डी पे नहीं जाना है कि ये वाला लो, ABC पूरा लेना है, पूरा कितना है 50। इसको सॉल्व करते हैं, 130 गुणे में 2 260 माइनस 50 यानी 210 अंश। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा वाला। अब क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है नीचे दिए गए आंकड़ों के बहुलक, माध्यक और परिसर का माध्य क्या है। भैया जी ये लाडला प्रश्न यही है ना, तो ये तो आप खुद से भी कर सकते हैं, देखिए ट्राई करिए। चलो सबसे पहले क्या निकालना है, बहुलक। बहुलक का मतलब ये होता है कि सबसे ज्यादा बार जो संख्या आई है वो बहुलक। सबसे पहले इसमें माध्य भी निकालना है, माध्यक भी निकालना है, तो ऐसा करते हैं आरोही में लिख लेते हैं। आरोही में सबसे पहले कौन, 7, उसके बाद 8, फिर 9, फिर 10, 11 2 बार। अच्छा लिखते हैं पहले 7 8 9 10 11 11, और कौन बचा भैया, कौन बच रहा है, कोई मिल ही नहीं रहा है। 11 के बाद 13 दिखाई दे रहा है, 13 के बाद 14 दिखाई दे रहा है, फिर 16 नहीं 15 भी दिखाई दे रहा है, फिर 16 17। चलो 13 14 15 16 17, अभी एक आदमी और बच गया है, 23 भी है, 16 17 23, इतने लोग हैं, गिन लो भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 4 6 8 10 12, सही है। क्या निकालना है, सबसे पहले बहुलक। बहुलक का मतलब मोड, बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आया है, कौन सबसे ज्यादा बार आया है, 11, खत्म। माध्यक, बीच वाला नंबर भैया, माध्यक यानी मीडियन, बीच वाला नंबर जो बीच में है। सर जी यहां तो 12 लोग हैं, 6 इधर गए 6 इधर गए, कोई नहीं बचा, तो भैया जी 2 लोग बीच में बचते हैं। देखो अगर हम ऐसे करें, एक एक फिर एक फिर ये फिर ये फिर ये, फिर 2 लोग बीच में आ रहे हैं, दिखाई दे रहा है, ये दोनों बीच में आ रहे हैं भैया, 5 इधर गए 5 इधर गए, 5 5 10, 2 लोग बीच में। जब कभी ऐसी कंडीशन आए कि बीच में 2 लोग, या अगर आधा आपने इधर कर दिया आधा आपने इधर कर दिया, बीच में कोई नहीं है ना, बीच में आप यहां खड़े हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, किनारे किनारे वाले बुला लो, ए भैया इधर आओ, ए भैया इधर आओ, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, दोनों को जोड़ करके आधा कर दो, इसका मतलब 11 और 13 जोड़ दो, कितना हुआ भैया 24। 24 का आधा कितना होता है, भाग दे दो 2 से, और क्या, उत्तर कितना आया 12, बस यही लिख दो। जब कभी भी ऐसा हुआ कि बीच में 2 नंबर आए, दोनों को मिलाओ यानी जोड़ो, 2 से भाग दो, आंसर लिख दो। ये हो गया मीडियन का आंसर। आगे बोला है परिसर बताओ, परिसर यानी रेंज। रेंज, रेंज बराबर क्या होता है, सबसे बड़का माइनस सबसे छोटका। सबसे बड़का कितना है 23 माइनस सबसे छोटका कितना है 7, तो उत्तर आया 16, सही है। ये 3 चीज आ गया है। अब इसका क्या निकालना है, माध्य। माध्य, माध्य बराबर क्या होता है फार्मूला, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, यानी सबका योगफल 11 12 16 बटे में कितने लोग हैं 3, 11 12 23 और 16 कितना हुआ 39 बटे में 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, उत्तर आया 13। कहाँ है 13,
पहला वाला ही है तेरा, हम तो ये देख रहे थे तेरा। अब क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है यदि x बराबर इतना और y बराबर इतना है तो 1/x प्लस 1/y बराबर कितना है। देखो x का मान इतना है, सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करिए यानी सॉल्व करिए, छोटा नंबर बनाइए, नहीं तो यहां रखेंगे ना तो पगला जाएगा, y यहां रखेंगे ये भी पगला जाएगा, इसलिए दोनों को छोटा बनाते हैं। देखो x का मान कितना है भैया, x बराबर है 198 अलग है और यहाँ 550 अलग है। जब भी इसके अंदर देखो एक्चुअल में ऐसा होता है, यहां अगर यहां कुछ नहीं लिखा है तो 2 पढ़ते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये हमें बताता है कि कोई भी नंबर अंदर जो 2 बार रहेगा वही बाहर निकल सकता है। ठीक, अगर कुछ नहीं लिखा है तो 2 पढ़ते हैं, और अगर 3 लिखा है तो जो चीज 3 बार रहेगा वो बाहर आएगा, 4 लिखा है तो जो चीज 4 बार रहेगा वो बाहर आएगा। ठीक, चलो देखते हैं। यहां पर कुछ नहीं लिखा है 2 पढ़ेंगे, कुछ नहीं लिखा है 2 पढ़ेंगे। ओहो सर जी ये तो एक ही बिरादरी के लोग हैं, दोनों को मिला लो। जब कभी ऐसा हो जाए कि दोनों का मैच करे तो हम दोनों नंबर को एक साथ लिख सकते हैं। क्या जरूरत है, एक ही घर में रहो भैया, क्या जरूरत है डबल घर बनवाने की, है ना। दोनों भाई लग रहे थे, लेकिन एक कंडीशन है, दोनों निगेटिव नहीं होने चाहिए, दोनों निगेटिव नहीं होने चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है चल जाएगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव चल जाएगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव चल जाएगा, मतलब एक निगेटिव एक पॉजिटिव है चल जाएगा, लेकिन दोनों निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये याद रखना है। चलो अब सॉल्व करते हैं। यहां पर अगर आप गुणा करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, इससे अच्छा है दोनों का टुकड़ा बना लो। 198 का टुकड़ा यानी गुणनखंड, 2 से 2 9 18, 2 9 18, तो 3 से कटेगा 3 11, ये इसका आ गया। हम लिख देते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11। 550 का देखते हैं, 550 का 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 पंजे 10। अब तो 3 से कटेगा, 3 9 27, नहीं 3 से भी नहीं कटेगा भैया, ये तो 5 से कटेगा। 5 पचे 25, 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा 11 आ गया। यहां पर कितना आया 2 गुणे में 5 गुणे में 5 गुणे में 11, ये इसके अंदर है। अभी भी बताया गया यहाँ कितना है 2, इसका मतलब जो चीज 2 बार रहेगा वो एक बार बाहर। देखो 2 एक बार यहाँ एक बार यहाँ, इसका मतलब बाहर। इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया और इसका भी पेयर बन गया। अब सबको गुणा कर दो, यही x का मान हो गया। कैसे गुणा करें, 2 3 6 11 फिर 5, नहीं भैया अगर 5 और 2 रहे ना तो 0 बढ़ा दो, काम खत्म। अब हमारे पास 3 गुणे 11 यानी 33, 330, ये x का मान आया इतना छोटा सा। ऐसे ही y देखते हैं, y को सॉल्व करते हैं। y बराबर लिखा हुआ है, यहाँ 3 है 99 और गुणे में है, यहां पर भी 3 है 363। दोनों एक ही जैसे लोग हैं, भाई भाई हैं। अगर यहाँ 3 होता यहाँ 2 होता तब नहीं मिला सकते थे, लेकिन ये एक जैसे हैं इसलिए मिल सकते हैं। ठीक है, तो 9 9 गुणे 3 6 3। अब इसको गुणनखंड निकालते हैं भैया 99 का। चलो 3 तो आ जाएगा 33, वैसे 99 का निकाले हैं कहीं, चलो जाने दो। ये इतना आ गया, ये छोटा 3 लिखना पड़ेगा। चलो 3 गुणे 3 गुणे 11, 363 का निकालते हैं। 363 कितना आएगा भैया 121, ये तो 11 से कट रहा है। 3 गुणे में 11 गुणे में 11, अब जो चीज 3 बार है वही बाहर आएगा। 2 1 3, एक बार बाहर आ गया, 1 2 3, एक बार यहां से बाहर आ गया। इसका मतलब y का मान आ गया 33। ठीक, अब किसका मान हमसे पूछा है 1/x, 1/x प्लस 1/y का मान। इसका मतलब 1/x का मान कितना आया था अभी अभी 330, प्लस 1/y, y का मान कितना आया 33। अब इसका क्या लेना है, जोड़ना ना भैया, तो जोड़ने और घटाने में एलसीएम लेना पड़ता है, लासा। तो इन दोनों का लासा लेंगे 330 आएगा, करके देखिएगा। इससे भाग देते हैं तो 1 में गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, इससे भाग देंगे तो 10 10 एकम 10, ऊपर आ गया 11 नीचे आ गया 330, ये तो कट रहा है 11 कम 11 11 3 33, यानी 1/30 आ रहा है सर जी, लेकिन ऑप्शन में तो कुछ नहीं है।
अब इसको दशमलव में बदलते हैं। कैसे बदलना है, बहुत ही आसान है। कहां करते हैं भैया, यही करते रहे। 30 से 1 में भाग देना है, और 1 का मतलब बताया गया है 1.0000 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 30 का पहाड़ा 1 में नहीं जाएगा। अब कोई कहेगा सर जी 1 अंक और मिल जाता काम चल जाता, तो 1 अंक लेने के लिए आपको दशमलव से भिड़ना पड़ेगा। तो दशमलव को उठा के फेंक दो ऊपर। अब ये आपको मिल गया 10, पहाड़ा नहीं जा रहा, फिर 1 अंक ले लो, 100 हो गया, 100 हो गया। लेकिन अभी जब पहाड़ा नहीं जाता है तो 0 बढ़ाते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर जी जब 1 में नहीं जा रहा तो 0 क्यों नहीं बढ़ाए? चलो भैया बढ़ा दिए। इधर 0 बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए नहीं बढ़ाया जाता है। चलो बढ़ा दिए, फिर भी 10 में पहाड़ा नहीं गया तो 0 बढ़ाओ। अब ये हो गया 100। 30 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा? 3 बार। 30 3 90, घटाओ भैया, 1 0 यहां नोट करो, फिर 30 3 90, फिर 10, फिर 100, 30 3 90, 30 3 90। तो जब कभी ऐसा होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 0.03। 3 जो है वो बार बार आ रहा है, इसलिए 3 पर बार लगा दो, 3 पर बार लगा दो, 0 पर नहीं। 0 बार बार नहीं आ रहा है, जो संख्या जो अंक बार बार आया उस पर बार लगा दो। तो यही हमारा आंसर है 0.03 बार। कहां है भैया? ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि यदि p बराबर इतना है तो p को मानक रूप में निम्न द्वारा व्यक्त किया जाता है। मानक रूप आपको पता है ना, दशमलव के पहले 1 अंक होना चाहिए, वो भी 0 नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई एक ही अंक होना चाहिए दशमलव के पहले, उसको हम लोग बोलते हैं मानक रूप। जैसे हमारा क्वेश्चन है p बराबर कितना लिखा हुआ है? 12.34 गुणे 10 की घात 10, और फिर माइनस में है 5.67 गुणे 10 की घात 9। सही भैया। ये कह रहा है इसको सॉल्व करो, उसके बाद मानक रूप में। एक तरीका ये है कि 10 की घात 10 यानी 10 तो 0 बढ़ा लो, गुणा कर दो, है ना। 9 तो 0 बढ़ा लो, गुणा कर दो, उसके बाद घटा लो, देख लो, है ना। एक तरीका ये है कि सर जी कॉमन ले लो। 10 की घात 10 है और यहां 10 की घात 9 है, तो 9 बार तो दोनों के पास है ना, उसको हमने कॉमन ले लिया। 10 की घात 9 जो है वो कॉमन ले लिया। यहां पर बचा 12.34 और गुणे 10 की घात अभी 1 बच रहा है, 1 बच रहा है क्योंकि 10 की घात हमने 9 निकाला है, 1 तो बच गया, माइनस 5.67। यहां कुछ नहीं बचा, ये तो पूरा हमने बाहर निकाल लिया। अच्छा ठीक है, 10 की घात 9। सर जी 10 से गुणा करना है, दशमलव इधर जाएगा, आपको पता है 10 से गुणा करना। अगर नहीं आ रहा है ऊपर नीचे गुणा कर लो। 123.4 माइनस 5.67, इसमें से इसको घटाना है, घटा देते हैं। 123.4 5.67, आपको पता है ना घटाने और जोड़ने में दशमलव दशमलव के नीचे आना चाहिए, आ गया। यहां पर 10 में से 7 गए तो 3 आएगा, यहां 13 में से 6 गए तो 7 आएगा, और यहां 12 में से 5 गए तो 7 आएगा। ये 1 बचा है और ये भी 1 बचा है, 117.73। अगर आपको कंफर्म करना है कि हमारा सही है गलत है, इन दोनों को जोड़ दो, देखो ये आना चाहिए। 7 3 10, 1 हासिल, 7 6 13, 1 14, 1 हासिल, 7 5 12, 1 13, 1 हासिल, 1 1 2, और यहां से सही है। इसका मतलब हमारे पास आया 10 की घात 9 गुणे में 117.73। इसको हम थोड़ा पहले ये लिखते हैं और 10 की घात 9 बाद में लिखते हैं। सर जी ये मानक रूप में नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहां दशमलव के पहले 3 अंक है, हमें तो 1 अंक चाहिए। इसका मतलब दशमलव यहां से उठाओ सर जी, यहां लाके पटको। दशमलव किधर भाग रहा है? बाएं साइड। जब भी दशमलव बाएं साइड चलता है तो घात बढ़ती है, बताया गया है ना। तो भैया जी इधर करो, तो ये 1.1773 गुणे कितना प्लेस खिसकाए हो? 1 2, 2 अंक खिसका दिए हो ना, तो 2 घात बढ़ा दो, 9 के बजाय 11, तो 1.1773 इन दोनों में से सही। 10 की घात 11 यानी पहला वाला ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है किस संख्या से इस संख्या को गुणा किया जाए ताकि गुणनफल इतने का व्युत्क्रम प्राप्त हो। अच्छा भैया इसका व्युत्क्रम चाहिए। सबसे पहले किस संख्या से, मान लो संख्या x है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस समझते जाइए। किस संख्या से, यानी मान लिया हमने वो संख्या x है जिसमें इससे गुणा करना है। लो भैया गुणा कर दिया,
गुणा किया जाए तो गुणनफल यानी इसका मान, इतने का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब समझ रहे हैं, पलट करके यानी पैर ऊपर सर नीचे करके। अच्छा सबसे पहले ये इसका मतलब समझ लो ये है क्या, -7/4 की घात -1 है। पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं यानी इस नंबर को देखते हैं। ये माइनस घात है, माइनस घात है। जब भी कभी माइनस घात रहती है तो अंदर वाला मटेरियल अगर पलट देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी घात पॉजिटिव बन जाएगी। भैया 4 चले जाओ ऊपर, भैया -7 चले जाओ नीचे, ये घात अब बच गई प्लस का 1, और प्लस लिखते नहीं है, घात 1 भी नहीं लिखते हैं। इसका मतलब ये लिखा हुआ है 4/-7। समझ में आया? इसका मान है 4/-7, मान अभी है। कह रहा है कि इसका व्युत्क्रम प्राप्त हो, इसका व्युत्क्रम यानी इसका व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा। सर जी -7/4 आना चाहिए। अच्छा -7/4 प्राप्त होना चाहिए। कुछ समझ में आया? पल्ले पड़ा? देखो भैया डायरेक्ट ऐसे समझो कि ये माइनस है, इसका मतलब ये एक बार पलटने को कह रहा है, ये सीधा मार्कर है, एक बार पलटने को कह रहा है। और एक बार ये क्या लिखा है, व्युत्क्रम, ये कह रहा है एक बार और पलट दो। तो कोई भी चीज अगर है 2 बार पलटोगे तो सीधा हो जाएगा ना भैया, तो इसका मतलब -7/4 आएगा, तो वो चीज हमने लिख दिया है। अब इसी को सॉल्व करना है, एक्स का मान निकालना है। थोड़ा इधर वाले इस चचा जान का हिसाब लगाते हैं। देखो ये -1 है, तो अगर हम अंदर वाला मटेरियल पलट देंगे तो +1 लिखा जाएगा ना। हटाओ, भाड़ में जाए, उससे कौन सी मतलब है ना भैया, +1 तो लिखते नहीं। -1 का गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, इसका मतलब x। सर जी -7 गुणे में -1 और बटे में 4/4। सर जी ये थोड़ा टेढ़ा है, हटाओ भैया, कौन सी दिक्कत है। देखो 4 ऊपर 1 नीचे, हम लोग 1 लिखते नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे करिएगा जैसे अभी बताया जा रहा है। 1 हम लोग लिखते नहीं, तो सर जी ये तो माइनस जो है वो भिन्नवट हो जाएगा, वो कहां जाएगा। तो माइनस हमने कहा था नीचे ऊपर सामने कहीं भी लगा सकते हैं, तो इसको ले चलो प्यारे बंदर को ऊपर पटक दो। इसका मतलब x गुणे -4 बराबर में -7/4 लिखा हुआ है। अब ऐसा करो x का मान निकाल लो, -7 4 गुणे ये -4 नीचे आ गया, सर जी माइनस इससे शहीद हो गया। तो अब हमारे पास x का मान आया 7/16, यानी ले लो एक झोला। कहां गया भैया 7/16, पहला वाला ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि यदि 31 36 32 बराबर इतना है, जहां p q तथा r अभाज्य संख्या है, तो इतने का मान। ये सब क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। कितना है 31 36 32 बराबर है p की घात 2, q की घात 5 और r की घात 4। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करना पड़ता है। 31 36 32, लास्ट में सम संख्या है इसलिए 2 से कट जाएगी। 1 बार 5 बार 6 बार 8 बार 1 बार 6 बार, फिर 2 से 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, नहीं 2 चौक 8, पहाड़ा नहीं गया, ये 8 आ गया। फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 9 18, 2 दूनी और यहाँ तो 2 चौक, फिर 2 से काटें, 2 एकम 2 है ना, 2 9 18, 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा, बहुत अच्छी बात है। 2 9 2 अठे, अब तो 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, अभी 2 हासिल 20 हो गया, 3 छक 18, 3 सत 21, फिर 3 से 1 पाड़ा नहीं जा रहा है 0, 3 अठे 24, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 छक 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 कम, अब तो ये 11 से कटेगा। भैया 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, यानी 2 की घात है 5, 3 की घात है 4 और 11 की घात है 2। देखो जिसकी घात है 2 वो है p, यहां है 2 तो वो है p, यानी p का मान कितना है भैया 11, p का मान आ गया 11। यहां देखो जिसकी घात है 5 वो है q, तो यहां है 5 वो है q, यानी q का मान आ गया 2। जिसकी घात 4 है वो r है, यहां 4 है वो पर 4 है, यानी r बराबर 3। अब सबका मान आ गया, किसका मान निकालना है भैया, p प्लस क्यू माइनस 2r, p का मान 11 प्लस q का मान 2 माइनस 2 गुणे 3, 11 2 13 माइनस 6, उत्तर आया 7।
भैया ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, तो चलो लिख देते हैं 6, 7, 8, 9 कुछ भी दे देते हैं। आपका उत्तर हो गया 7 वाला। अब क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। कह रहा है किसी लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई 1.2 मीटर है। अरे भैया बेलन की लंबाई, अरे लंबाई और ऊंचाई दोनों सेम होती है। देखो अगर बेलन ऐसे रखा हुआ है, बेलन अगर ऐसे है तो ये लंबाई मानी जाएगी, और इसी बेलन को अगर ऐसे रख दिया जाए तो ये ऊंचाई मानी जाएगी। बात तो वही है, लंबाई और ऊंचाई दोनों सेम होती है। यानी h का मान है 1.2 मीटर, ठीक। और इसका आयतन, आयतन का मान है 4620 सेंटीमीटर क्यूब। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। सब फार्मूला लिखवाया गया भैया। 2 पाई आर एच, देखो 2 पता है, पाई 22/7, आर नहीं पता है, एच यहां से चुरा लेंगे, लेकिन आर तो निकालो। सबसे पहले आर यहां से निकलेगा, ठीक है। आयतन का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन का फार्मूला होता है 4620। देखो ये सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब जो भी मान आएगा सेंटीमीटर में आएगा, याद रखिएगा। पाई 22/7 है, आर का मान नहीं पता है, एच का मान 1.2 मीटर है, नहीं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो क्योंकि ये सेंटीमीटर है। चलो 100 से गुणा करते हैं तो 1.2 गुणे 100, तो ये सेंटीमीटर में हो गया, चेंज कर दो तो 120 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है भैया, कर लीजिएगा गुणा, इतना ही आएगा। 120 रख देते हैं, 120 बराबर में 4620, आर स्क्वायर बराबर 4620, इसके साथ में 7 आएगा, बटे में 22, गुणे में 120। अरे ये भी तो नीचे आएगा, ये 0 0 सहित 11 से काट देते हैं, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 2 हासिल, 11 दूनी 22। किससे काटते हैं भैया? 2 से, 2 1 कम 2, और कितना आ जाएगा? 21। 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 7 21। अब देखो आराम से देखो, ऊपर बचा है 7 गुणे 7 और नीचे है 4, यानी 49/4। ये आर स्क्वायर का मान आया है, तो आर का मान कितना होगा? रूट लगा दो भैया, 49/4। आपको पता है 7 का वर्ग है तो 7 बाहर, ये 2 का वर्ग है, इसका मतलब आर का मान आया है 7/2 सेंटीमीटर। अब ये जब मान आ गया है तो यहां लाके पटक दो, आंसर आ जाएगा। चलो हम यहां निकालते हैं 2 पाई आर एच का मान। 2 पाई आर एच, 2 गुणे 22/7 गुणे में आर का मान कितना है भैया? अभी अभी निकाले हो, 7/2। एच का मान है 120 रखिएगा, ये नहीं, 7 से 7 शहीद, 2 से 2 शहीद, हमारे पास 22 गुणे में 120, इसका मतलब 0, 12 दूना 24 हासिल 2, 12 दूना 24 2 26, यानी 26 40। कहाँ है भैया? पहला वाला ऑप्शन सही हो गया।